अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर डॉक्टर टीचर चैनल के ऊपर खुशामदीद। मैं हूं हम्माद अहमद सिद्दीकी और आप सबको पता है मैं यहां पर फिज़िक्स के लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। अभी जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो एम कैट और ई कैट की सीरीज़ के लेक्चर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम अभी जो हम हैं वो चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट जगह जो नाम है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। ये इस चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो लास्ट के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इंक्लाइंड प्लेन एंड फ्रिक्शन। और इसके साथ साथ लेक्चर नंबर 3 और ये यानी कि लेक्चर नंबर 4, इससे रिलेट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो तमाम तरह स्टूडेंट्स जो कि एम कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स हैं और वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि मेरा थर्ड लेक्चर और ये फोर्थ लेक्चर जो है वो बहुत तवज्जो से देखें और जो मैं आपसे यहाँ पर बातें कर रहा हूँ उसको ज़रूर बिल ज़रूर जो है वो तवज्जो से सुने, क्योंकि इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो इससे रिलेट जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे टेस्ट के पेपर के अंदर, टेस्ट के जो पेपर हैं उसमें आएंगी, हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर और हमारा जो इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखें, जैसा कि आप सबको पता है कि आपको टेस्ट पेपर के अंदर अब आपने डेरिवेशंस को ड्राइव नहीं करना बल्कि कॉन्सेप्ट लेना है और आपको जो उसका फाइनल रिजल्ट है डेरिवेशन का वो याद रखना है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो ज़रूरी बातें हैं वो आपने याद रखनी है। तो अब आपने यहाँ पर डेरिवेशन ड्राइव नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर आपको डेरिवेशन ड्राइव नहीं करवाऊँगा, बस जस्ट एक कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आपका एक जल्दी से रिव्यू हो जाए जो आपने फर्स्ट ईयर में इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था, और उसके बाद जो है हम अपने जो है वो रिज़ल्ट को याद रखने की कोशिश करें। वो टिप्स और ट्रिक जो है वो मैं आपको बता सकूँ जो कि आप याद रख के अपने प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं फॉर ई कैट एंड एम कैट टेस्ट पेपर्स। चलते हैं अपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने जो है हेडिंग डाली हुई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में याद रखें हमने 2 बॉडीज़ ली थी, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए एंड बॉडी बी ये हमने 2 बॉडीज़ ली थी। बॉडी ए का जो मास था वो m1 था, बॉडी बी का जो मास था वो m2 था। यहाँ पर मैंने लिखा है बिफोर कोलिजन, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोलिजन ज़रूर करवाएंगे, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया है कि कोलिजन बिफोर कोलिजन। इसका मतलब ये है कि कोलिजन से पहले जो है इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद आफ्टर ड्यूरिंग कोलिजन के दरमियान क्या होगा हम वो देख लेंगे। उसके बाद आफ्टर कोलिजन जो हो रहा होगा वो हम देखेंगे। चलते हैं, हम देखते हैं कि बिफोर कोलिजन क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी ए है, बॉडी बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब ये 2 मासेस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लाइक आप सपोज कर लें आपके पास 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स बहुत एक जो है वो सर्टेन डिस्टेंस पे रखी हुई है और उन दोनों बॉल्स को आप जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो फेंकते हैं, थ्रो करते हैं और उसको जो है वो मूव करवाते हैं। जैसे ही आप उन दोनों बॉल्स को एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करवाएंगे तो बिफोर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ए की वो u1 होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी बॉडी बी की वो u2 होगी। अब ये दोनों बॉलें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और आने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कोलाइड कर जाएंगी, कोलाइड मैंने टकरा जाएंगी। टकराने के टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा ये कि इनकी जो वेलोसिटी है और इनकी जो एनर्जीज हैं वो इंटरचेंज हो जाएगी एक दूसरे के साथ। अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगी और हम देखें कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा तो इनका मास चेंज नहीं होगा, मास याद रखिएगा चेंज नहीं होगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर देखें जो बॉल ए है और बॉल बी है वो एक दूसरे के साथ सिर्फ टकरा रही हैं, ऐसा कुछ और जो है वो हम यहाँ नहीं देख रहे कि हो रहा है जिसकी वजह से मास भी चेंज हो जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ चेंज आ जाता है। आफ्टर कोलिजन इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाती है और आफ्टर कोलिजन बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है। मासेस जो है वो सेम रहते हैं। लाइक ए बॉडी है तो इसका मास जो है वो m1 हो जाएगा, बी बॉडी है तो इसका मास जो है वो क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। अब चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। आपने इस डेरिवेशन में जो फाइनल रिजल्ट निकाला था वो ये लिखा हुआ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरीके से भी किया होगा कि
कि 1 की जगह a यूज़ किया होगा और 2 की जगह b यूज़ किया होगा, वो भी सही है, कोई मसला नहीं है इसमें। मैंने दूसरा भी यानी कि इसकी सेकंड फॉर्म भी लिख दी है कि MAUA प्लस MBUB इज इक्वल्स टू MAVA प्लस MBVB। V इज द फाइनल वेलोसिटीज, यानी कि V जो है वो फाइनल वेलोसिटीज को शो करेगा, और जिस बॉडी की वेलोसिटी है वो A बॉडी है अगर लाइक, तो ये फाइनल वेलोसिटी फॉर बॉडी A और फाइनल वेलोसिटी बॉडी B, यानी कि सेकंड बॉडी और फर्स्ट बॉडी। अगर इसकी बात करूं मैं तो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी A और ये है इनिशियल वेलोसिटी फॉर बॉडी B। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके मैंने यहाँ पर आपको रिजल्ट लिख के दे दिए हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ये भी डेरिवेशन आपने फर्स्ट ईयर में की थी और ये आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर के अंदर ये लाजमी आती थी, लाइक कि V1 आपने निकालना होता था या V2 आपने निकालना था। डिटर्मिनेशन ऑफ V1 एंड V2 इस नाम से आती थी, आपको याद होगा। इसके अंदर होता क्या था, नाम से पता लग रहा है कि ये टॉपिक की मैंने हेडिंग लिखी है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसका मतलब ये कि एक 1 डायमेंशन में, यानी कि 1 डायमेंशन में जो इलास्टिक कोलिजन होना है उसके अंदर जो वेलोसिटीज़ हैं वो क्या होंगी। तो याद रखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। तो आप याद रखिएगा कि हमारे पास 2 टाइप के कोलिजन होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप जो है वो याद कर लें कि आपने जो है वो डेफिनेशन यही पढ़ी थी। और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी, यहाँ एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी की। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। इससे पहले जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आपको बता दिया कोलिजन किस तरीके से होता है। लेकिन अगर ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है तो इस इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपके पास मोमेंटम, पहला मोमेंटम, दूसरा एनर्जी दैट बिलोंग्स टू काइनेटिक। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहती हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और बाद में मोमेंटम तो सेम रहता है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए, इसकी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर मोमेंटम तो सेम रहता है लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। तो ये बात याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में एक चीज़ का फर्क है, ये एज एमसीक्यूज भी याद रख लें, हो सकता है आपके पास आ जाए कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और एनर्जी, आई अगेन रिपीट कि एनर्जी दैट बिलोंग्स टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहती है, बट इन इलास्टिक कोलिजन इसमें मोमेंटम सेम रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, लेकिन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाती है। अब इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम क्या बता रही है, वही डायग्राम है जिससे पहले मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कि 2 बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगी। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी u1 होगी, इसकी वेलोसिटी u2 होगी, इसका मास होगा m1, इसका मास होगा m2, कोलाइड करेंगी ड्यूरिंग कोलिजन। ये इसकी डायग्राम है। आफ्टर कोलिजन इसका मास सेम रहेगा लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो u1 से और u2 से चेंज हो जाएगी v1 और v2 से। मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ, u जो बिलोंग करता है और ये जो शो करता है, इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी a बॉडी की, और u b बॉडी की अगर होगी तो ये u2 हो जाएगी, इसकी अगर वेलोसिटी फाइनल होगी तो v1 और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v2 होगी। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में हम डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी v1 एंड v2 फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको लंबी चौड़ी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टेस्ट में इतना टाइम नहीं है कि आप जो है वो डेरिवेशन ड्राइव करें और फॉर्मूला फिर निकालें और उसको फाइंड आउट करें। इसके लिए मैं आपको आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ जिसके ज़रिए आप इन दोनों फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। आपको पता है कि ये फार्मूलाज जो हैं वो बड़े थे, लेकिन ये बड़े फार्मूलाज हैं ठीक है, लेकिन इसको
जो है वो याद रखने की बहुत आसान सी जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने माइंड में बिठाइएगा कि किस तरीके से होगा। देखें भाई, सबसे पहले डिटर्मिनेशन है B1 की, B1 आपने निकालना है। इसका मतलब ये है कि B1 तो लाजमी है, आपने B1 लिख देना है और इज इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, आप अगर B1 निकालने हैं तो आपने B1 लिख देना है और इज इक्वल टू लिख देना है, ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने U1 और U2 दोनों लिखना है। U1 प्लस का साइन बीच में लगाइएगा और U2 आप लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखें भाई, ये जैसे मैंने यहां पर किया है B1 के लिए, B1 इज इक्वल टू B1 प्लस U2, यही एज इट इज काम आपने B2 के लिए भी करना है। किस तरीके से, B2 इज इक्वल टू U1 ऊपर वाले फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल एज इट इज उतर जाएगा, प्लस इसके साथ U2 आप लिख देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, B1 अगर आपने निकालना होगा तो आप B1 लिखेंगे, B2 आपने निकालना होगा तो आप B2 लिख दें, दोनों के साथ U1 प्लस U1 प्लस U2 आप लिख दें। अब चलता हूं मैं B1 के लिए। अगर आप B1 निकालना है तो आपने क्या करना है, आप सिंपल ये करें कि जहां U2 लिखा हुआ है इसके साथ आप लिख दें 2, अगर यहां लिखा हुआ है तो इसके साथ वही तमाम तर चीजें लिख दें जो कि 2 से बिलोंग करती हैं। क्या बिलोंग करती है, 2 आप लिख दें M2। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, दोबारा सुन लें। आप B1 आपने लिख दिया, U1 U2 आपने लिख दिया, वेलोसिटी इनिशियल है, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी से जो मास रिलेट करता है वो आपका है M2, आप ऐसे ही लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप यहां भी कर दें, क्या करें यहां पर, आप यहां भी आपने लिखना है 2 U1 है तो इसका मास होगा M1। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। B1 आपने लिखा, यहां आपने B2 लिखा, U1 प्लस U2 आपने जैसे लिखा था नीचे वाले फॉर्म में भी U1 प्लस U2 आपने लिख दिया। इसके साथ मैंने कहा कि U2 जहां लिखा हुआ है U2 से रिलेट जो मास होगा आपने वो लिख देना है और 2 लगा देना है, 2M2 U2 हो गया। इसी के साथ यहाँ पर U1 से रिलेट जो मास है, आपको पता है कि मास बॉडी A है तो मतलब ये कि M1 होगा, तो 2M1 U1 लिख देना है, आपने इतना काम कर देना है। अब चलते हैं मजीद इसके अंदर जो फॉर्मूला में वैल्यूज हैं उसकी तरफ। अब आपने ये काम करना है कि आप U1 के साथ और B1 के साथ, B1 मतलब ये है कि ये फाइनल वेलोसिटी है किसकी, फर्स्ट बॉडी की यानी कि बॉडी A की, U1 ये इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी 1 की यानी कि बॉडी A की। तो यहां पर आपने पहले लिख देना है M1, यहां पर आप क्या लिख देंगे M1, ये जो 1 लिखा हुआ है इससे, और यहां पर जो U1 लिखा हुआ है इसके साथ जो मास जो है वो मुंसलिक है वो है बॉडी A का मास यानी कि M1, और आप बीच में लगा दें माइनस M2। आपने ये काम कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लें। B1 है तो मतलब ये है कि आपने पहले मास लिखना है 1 का M1, माइनस मास लिखना है आपने 2 का, आपने 2 लिख दिया। यही काम एज इट इज यहां भी कर देना है। यहां कैसे करेंगे आप, यहां पर आपने करना है कि आप यहां पर लिखेंगे 2 है, आप लिखेंगे M2 माइनस M1। देखिए आपको बहुत आसानी से अब क्लियर हो गई चीज, किस तरीके से। जब यहाँ 1 था U1 था, यहाँ पर आपने M1 माइनस M2 किया, लेकिन जब आपके पास B2 था और U2 था तो आपने क्या किया, M2 माइनस M1 आपने कर दिया। ऊपर जितनी भी चीजें आनी थी वो आपने सब लिख दी। अब आखिरी जो है वो ट्रिक यानी कि आखिरी टिप आपको याद रखनी है, और वो इस पूरे फॉर्मूले को डिजाइन करते हुए सबसे आसान टिप है आपके लिए। वो क्या कि जहां जहां वैल्यूज लिखी हुई हैं उन सब के नीचे आपने लिख देना है M1 प्लस M2, यहां भी लिख दें M1 प्लस M2, यहां भी लिख दें M1 प्लस M2, और इसके नीचे भी लिख दें M1
प्लस m2। मैं लास्ट टिप आपके साथ दोबारा जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप कि आपने करना क्या है। ये वाले जब ब्रैकेट आपने लगाए, इन ब्रैकेट्स लगाने के बाद आपने जो काम किया वो ये किया कि आपने ऊपर वाली वैल्यू सारी कंप्लीट हो गई, अब आपने नीचे वाली वैल्यू लिखनी थी। उसकी टिप सिर्फ ये थी कि आपने m1 प्लस m2 इसके नीचे भी, यानी कि तमाम वैल्यूज के नीचे लिखना है आपने। m1 प्लस m2 इसके नीचे भी लिख दिया, m1 प्लस m2 इसके नीचे भी लिख दिया, और यहाँ भी m1 प्लस m2 यहाँ भी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला था डिटर्मिनेशन फॉर v1 और ये फॉर्मूला था डिटर्मिनेशन फॉर v2। अब जाएं अपनी बुक्स के अंदर देखें क्या ये फॉर्मूलाज उन फॉर्मूले से मैच करते हैं जो आपने ड्राइव करे थे। तो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट लगा, जबकि आपको ये डेरिवेशन अगर इसकी ड्राइव करने बैठेंगे तो इसमें आपको तकरीबन 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो ये आप ट्रिक्स याद रखिएगा, और इसी के साथ आपका जो फॉर्मूला है वो डिज़ाइन हो चुका है, और यही फॉर्मूला एक्यूरेट है जब आपको v1 निकालनी होगी इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में, और v2 जब आपने निकालनी होगी इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में। तो ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद v1 और v2 यानी कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में जो हमने v1 और v2 के डिफरेंट केसेस देखे थे, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इलास्टिक कोलिजन अगर हमने देख लिया और समझ लिया कि उसका फॉर्मूला किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या टिप्स और क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, उसके साथ हमने देखा कि हम उसके अंदर जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं उसकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, और आई होप कि आप याद रखेंगे। उस फॉर्मूले से यानी कि v1 और v2 फॉर्मूले से जो है वो आपने जो है वो हमारे पास जो इस चैप्टर में मौजूद हैं वो हमारे पास 4 केसेस है। 4 केसेस में जो है वो डिफरेंट जो है वो केस डिस्कस किए गए हैं, यानी कि एक पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इसी तरीके से हर एक केस जो है वो हर दूसरे केस से जो है वो डिफरेंट है। केस नंबर 1 क्या है, यानी कि इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में केस नंबर 1 क्या है, उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फेमिलियर हैं। है क्या, व्हेन बोथ बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, मतलब पहली चीज़ यहाँ पर इक्वल मासेस हैं, सही है, और वो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि विद ईच अदर, एक दूसरे से वो जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इसके अंदर देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई बॉडी रुकी हुई है, पहला मास रुका हुआ है, पहली बॉडी रुकी हुई है, सेकंड मास रुका हुआ है, सेकंड बॉडी रुकी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो है वो कोलाइड कर रही हैं। याद रखें, आपके पास अगर इससे रिलेट कोई एमसीक्यूज आता है तो आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से जज करना है कि इसमें जो है वो आपसे नहीं बोला जा रहा कि कोई भी चीज़ स्टेशनरी है या कोई भी चीज़ रेस्ट में है, मतलब सिर्फ बोला जा रहा है इक्वल मासेस। और इक्वल मासेस को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, मतलब अगर इक्वल है तो m1 को m2 के बराबर ले सकते हैं, और ये दोनों एक जो है वो दूसरे वेरिएबल के बराबर ले लिए ताकि हम 1 और 2 से आज़ाद हो जाएं, और हमने m लिख दिया। ये सारी चीज़ें आप करके आ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है वो रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि आपने ऐसा किया था। आपको यहाँ जो चीज़ करनी है वो आपको सिर्फ ये ब्रैकेट्स याद रखने जो मैंने बनाए हुए। अच्छा, इसकी अगर मैं व्यू देखना चाहूँ कि यहाँ पर होगा क्या, तो देखिए वही डायग्राम दोबारा मैंने देख ली। ए मास यानी कि ए बॉडी है, इसका मास m1, बी बॉडी है, इसका मास m2। ये ए बॉडी और बी बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही है, देखिए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एरोज देखते रहिएगा, यहाँ पर कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये यहाँ पर चली गई और यहाँ पर चली गई। इसका यहाँ पे यानी कि इस केस में हुआ क्या होगा, देखें जब ए बॉल बी बॉल से जब टकराएगी, ऑब्जेक्ट बोल रहा था इससे पहले बॉडी बोल रहा था, मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हम बॉल की बात कर लेते हैं। बॉल अगर हमारे पास 2 बॉल्स मौजूद हैं, दोनों बॉल्स एक दूसरे से कोलाइड करें, कोलाइड करने के नतीजे में हो क्या, कोलिजन के बाद बॉल ए जो है वो टकराएगी, टकराने के बाद जहाँ चली जाएगी, और बॉल बी जो है वो टकराने के बाद यहाँ चली जाएगी, ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम ऑब्जर्व करें कि जिस स्पीड से बॉल ए बॉल बी के साथ टकराएगी, बॉल बी जो है वो उतनी ही स्पीड से जाएगी। मैंने क्या कहा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। बॉल ए जब बॉल बी से टकराएगी, टकराने के बाद बॉल बी की जो मैं अगर बात करूं तो बॉल बी जो है वो इतनी स्पीड से जाएगी जितनी स्पीड से बॉल ए उससे टकराई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो u1 है, ये जो आपके पास u1 है, ये आपका v2 से चेंज हो जाएगा, और ये जो u2 है ये आपका v1 से चेंज हो जाएगा। मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी बी की, वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। बॉडी बी की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो फाइनल हो जाएगी बॉडी बी की। तो आपने कॉन्सेप्ट ले लिया। अब आप चलते हैं इस ब्रैकेट की तरफ। तो v1 बराबर हो जाएगा u2 का, v1 बराबर हो जाएगा u2 के,
और v2 बराबर हो जाएगा u1 के। तो ये था हमारा पहला केस। पहले केस में हमने देखा कि v1 बराबर आ रहा है u2 के और v2 बराबर आ रहा है u1 के। मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया कि इस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही होंगी। अब इसके बाद केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में हो क्या रहा है। केस नंबर 2 में स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले स्टेटमेंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट आपने देखना है। केस नंबर 2 का स्टेटमेंट आपके पास है व्हेन अ बॉडी स्ट्राइक एट अनदर, मतलब एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी से स्ट्राइक कर रही है, और जो अनदर है यानी कि जो दूसरी बॉडी है वो किस हालत में मौजूद है, स्टेशनरी। आपको पता है और बाखूबी आपको इल्म है इस बात का कि स्टेशनरी बॉडी का मतलब ये है कि बॉडी बी जो है वो रेस्ट की हालत में है। अगर बॉडी बी रेस्ट की हालत में मौजूद है तो बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉडी बी, अगर स्टेशनरी बॉडी कह रहे हैं हम, तो वो बॉडी बी यानी कि बॉडी बी स्टेशनरी हालत का मतलब बॉडी बी इज एट रेस्ट, और अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मैं यहाँ पर जो केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी बॉडी ए और बॉडी बी की यू से शो कर रहे हैं। तो बॉडी बी की अगर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि बॉडी बी रेस्ट में है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u2 आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। वो इसके बाद कह रहे हैं बॉडी ऑफ इक्वल मासेस, इक्वल मासेस है भाई, मतलब यहाँ का थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ से मैच कर रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके पास जो बॉडी यहाँ पर जो कोलिजन है एक दूसरे के साथ जो कोलाइड कर रहे हैं, दोनों बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। लेकिन केस नंबर 2 में यहाँ पर बॉडी बी इज एट रेस्ट, बॉडी बी रेस्ट की हालत में है और बॉडी ए उसकी तरफ आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ ये जो u2 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ जो u2 लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर ये u2 की जगह मैं एरो हटा रहा हूँ। एरो मैंने अगर यहाँ हटा दिया इसका मतलब ये कि बॉडी भी रेस्ट की हालत में है और बॉडी ए इस तरफ आ रही है। अब टकराने यानी कि जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कोलिजन अज्यूम करें दो बॉल्स रखी हुई हैं और एक बॉल से आपने स्नोकर, जैसे मैं अगर बात करूं स्नोकर में आप एक बॉल को दूसरी बॉल से टारगेट करते हैं, व्हाइट बॉल से आपने रेड बॉल को टारगेट किया, तो व्हाइट बॉल जब रेड बॉल से टकराती है तो व्हाइट बॉल टकराने के बाद रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ ये जो बॉडी यानी कि बॉडी ए है या बॉल ए है, इसकी वेलोसिटी अब नहीं होगी, बल्कि ये जब ये वाली बॉडी बिफोर कोलिजन रेस्ट में थी, कोलिजन होने के बाद बॉडी ए रेस्ट में आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, रेस्ट में आने का मतलब ये है कि V1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यह आपने याद रखना है कि V1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और V2 क्या हो जाएगा, V2 वो वेलोसिटी हो जाएगी जो कि बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी कि बॉडी बी जो है वो इतनी स्पीड से जाएगी जितनी स्पीड बॉडी ए की थी। जैसे मैंने आपको बताया स्नूकर, जितनी स्पीड से आप जो है वो शॉट लेते हैं, शॉट जो है वो खेलेंगे, उतनी स्पीड से आपकी जो रेड बॉल है, जो वाइट बॉल से रेड बॉल की तरफ आप जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं, वो बॉल उतनी स्पीड से जाएगी। इसका मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि वाइट बॉल की, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यानी कि रेड बॉल की। तो इसका मतलब ये हुआ V2 में कोई यानी कि जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि V2 की जो वेलोसिटी है यानी कि बॉडी बी की या बॉल बी की जो वेलोसिटी है वो U1 हो जाएगी। पहले केस में V1 इज इक्वल टू U2 और V2 इज इक्वल टू U1, और यहाँ पर V1 इज इक्वल टू 0 और V2 इज इक्वल टू U1। आई होप कि आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम थर्ड एंड लास्ट फोर्थ केस की तरफ। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 हमारे पास क्या मौजूद है उसका स्टेटमेंट देख लें पहले। व्हेन अ लाइटर बॉडी यानी कि लाइटर बॉडी है यानी कि बॉडी ए, याद रखिएगा स्टेटमेंट में जो पहले बॉडी का तस्करा किया जाएगा वो बॉडी ए होगी, यानी कि व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड विद स्टेशनरी मैसिव बॉडी, लाइटर बॉडी कोलाइड कर रही है स्टेशनरी बॉडी से। मतलब ये हुआ कि पहली यानी कि ए बॉडी ए जो है वो लाइटर है, छोटी है, और जो बॉडी बी है यानी कि जो बॉडी जो जिसका मास ज़्यादा है, उसकी जो बॉडी का जो एरिया है या हम उसको कहेंगे उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉडी ए के। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है M1 इज़ वेरी 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 स्मॉल एज़ कम्पेयर टू M2, और U2 यानी कि जो बॉडी बी है वो स्टेशनरी हालत में मौजूद है, यानी कि आपके पास जो बॉडी बी है वो रुकी हुई है। तो मतलब ये हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। अब इनका कोलिजन होता है एक दूसरे के साथ, कोलिजन होगा तो होगा क्या
यहाँ पर बॉडी ए मौजूद है और बॉडी बी मौजूद है। ये बॉडी इस तरह से मूव कर रही है और ये बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बॉडी बी रेस्ट की हालत में है, मैं यहाँ पर एरो नहीं लगा रहा। ये हुआ कोलिजन। कोलिजन होने के बाद आप अज्यूम करें कि एक बहुत बड़ी बॉल है और उसके सामने एक आप टेनिस बॉल रख दें। जब आप टेनिस बॉल से उस बड़ी वाली मैसिव बॉल को जब आप स्ट्राइक करवाएंगे जो कि रेस्ट की हालत में है, तो आप सोचें, यानी कि एक जिसे कहते हैं आप आम फहम में जो है वो सोचें, तो ये जो बॉडी ए है, यानी कि जो बॉडी ए है, ये टकराने के बाद बॉडी बी के साथ, बॉडी बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। लेकिन बॉडी ए पे क्या होगा, कोलिजन होने के बाद बॉडी ए इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी और बॉडी बी रेस्ट में ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी ए पहले इस तरफ जा रही थी और बॉडी ए जो है टकराने के बाद इस तरफ आना शुरू हो गई। जब बॉडी ए इस तरफ, यानी कि बॉल ए जिसका मास बहुत कम है, वो इस तरफ आना शुरू हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, बल्कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो गई। तो इसका जो हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, जो आपने निकाला भी था, वो ये था कि V1 बराबर हो जाएगा U1 के, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो गई, चेंज। देखिए कोलिजन से पहले ये एरो था, कोलिजन के बाद जो है वो इस तरफ जाना शुरू हो गई, इसका मतलब डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट का मतलब ये कि साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब हम बात करें V2 की, बॉडी B जिसका मास बहुत ज़्यादा था, मैसिव बॉडी थी, वो जब उसके साथ बॉडी ए ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के नतीजे में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बॉडी B भी आफ्टर कोलिजन के बाद रेस्ट में रही। इसका मतलब ये हुआ कि V2 जो आपका होगा वो 0 होगा, उसके अंदर कोई फर्क ही नहीं आएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो केस नंबर 4 बनता है। कैसे, मैंने हैवियर बॉडी, पहले केस नंबर 3 में लाइटर बॉडी जा रही थी हैवियर बॉडी की तरफ, और जो हैवियर बॉडी थी वो रेस्ट की हालत में मौजूद थी और लाइटर बॉडी उसको जो है वो स्ट्राइक करती थी, तो हमारा केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 में है, अब लाइटर बॉडी रेस्ट में है और हैवियर बॉडी उसकी तरफ जा रही है और हैवियर बॉडी मोशन में है, मूव कर रही है बॉडी बी की तरफ टूवर्ड्स बॉडी बी, और बॉडी बी का जो मास है वो लाइटर है। तो व्हेन अ हैवियर बॉडी कोलाइड विद स्टेशनरी, और एक और चीज, वो स्टेशनरी हालत में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेस्ट में है बॉडी बी जो कि लाइटर मास रखती है। मैथमेटिकल फॉर्म में m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 और u2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। टकराने के बाद होगा क्या, सपोज करें मैं इन एरोज को मिटा देता हूँ। अब बॉडी ए, या आप इस वाली डायग्राम को देख लें, बॉडी ए जिसका मास बहुत ज़्यादा है, ये जब इस तरह इसकी तरफ स्ट्राइक करेगी, जब इस तरफ जाएगी, मूव करेगी, बॉडी बी पे स्ट्राइक करेगी, बॉडी बी को स्ट्राइक करने के नतीजे में होगा क्या, ए बॉडी, अज्यूम करें, सर सोचें कि होगा क्या, कि बॉडी ए जब बॉडी बी के साथ जब स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के नतीजे में बॉडी ए की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप जो है वो एक पत्थर को गिराइए, उसके सामने मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे पत्थर मौजूद हों, तो वो जो पत्थर गिरता हुआ आ रहा है उसकी जो स्पीड है वो छोटे छोटे पत्थरों से उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं आएगा। या आप इस तरीके से मूव करवाएं तो मूव करवाने के नतीजे में उसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर उसके सामने एक छोटा सा पत्थर रख दिया जाए तो यहाँ पर इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी फाइनल के। बट यहाँ जो इसकी स्ट्राइक करेगी, ये जो बॉडी बी है जिसका लाइटर मास है, इसकी वेलोसिटी में क्या इजाफा होगा, तो इसकी वेलोसिटी देखें 2 गुना हो जाएगी। क्यों 2 गुना हो जाएगी, पहली बात इसका मास कम है एज कम्पेयर टू m1, और इसके बाद जो है ये बॉडी रेस्ट में भी थी, तो ये जो बॉडी मूव करते हुए आई है, तो बॉडी मूव जैसे मूव करते हुए आई, बॉडी बी को स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक करने के नतीजे में जो आपके पास जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो ये होंगे कि V1 बराबर होगा U1 के, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी कि टकराने के बाद वापस चले जाए जैसे हमने केस नंबर 3 में देखा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। और बॉडी बी के साथ क्या होगा, बॉडी बी के अंदर भी चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो कि बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट से, लेकिन इसके अंदर जो एक और इजाफा होगा वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1, ये इजाफा होगा। ये थे हमारे 4 केसेस जो कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन से जो है वो रिलेट करते थे। इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके आपने फाइनल रिजल्ट सिर्फ याद रखने हैं
स्टेटमेंट की तरफ तवज्जो आपने आई होप के रखी होगी। आपने स्टेटमेंट भी याद रखना कि स्टेटमेंट किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, तो आपके रिजल्ट भी इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। आपने ये सारी टिप्स याद रखनी है, आपने इसमें से कुछ भी जो है वो भूलना नहीं है। यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन और उसके डिफरेंट केसेस जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप कि ये लेक्चर और ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आपको इस लेक्चर की तमाम तर चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो ये अपने तक सिर्फ महदूद ना रखें, बल्कि उन तमाम तर स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करवाइए जो कि MCAT और ECAT की तैयारी कर रहे हैं। वो तमाम तर स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे ये मैं कह रहा हूँ कि वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आप तक हर जो टाइम है जब हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको वो वीडियोस मिलना शुरू हो जाएं। और वो जिनको आप भी शेयर कर रहे हैं ये वीडियोस, उनको भी ये कहें कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको जो भी MCAT और ECAT के टेस्ट से कोई प्रॉब्लम है या कोई भी जो है वो उनको परेशानी हो रही है, तो उनकी वो परेशानी ख़त्म हो सके और उनकी प्रॉब्लम जो है वो उसका सलूशन भी निकाला जा सके। अगर आपका कोई सवाल है या आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।